हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मानसून से संबंधित कुछ संकल्पनाएं हैं। एक्चुअल में हम लोग मानसून पढ़ चुके हैं और मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी पूरी क्रिया विधि हम लोगों ने पढ़ ली है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। सब पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लिया हुआ है। थोड़ा सा और जो इसके साथ जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट हैं या हो सके मानसून से रिलेटेड कुछ जो सिद्धांत हैं या कुछ बातें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसमें बहुत टफ नहीं है, ये जो हम लोग का सबसे टफ सेक्शन था मानसून की उत्पत्ति उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग इससे संबंधित कुछ संकल्पनाएं समझेंगे। तो देखिए, पहला जो इसके साथ है ना, ये है मानसून का आगमन। मानसून का आगमन का मतलब है कि मानसून भारत में कब प्रवेश करता है। दरअसल जो मानसून की उत्पत्ति के लिए जो क्रिया विधि है, ये एक निश्चित समय पर घटित होती हैं। तो इन क्रिया विधियों के कारण मानसून का आगमन होता है, जिसमें हम लोग क्रिया विधि देख लिया था हम लोगों ने। पश्चिमा पोस्ट पश्चिमा जेठ धारा की क्या स्थिति होती है, तिब्बत के पठार में विकसित होने वाले प्रति चक्रवात की क्या स्थिति होती है, जो जेट स्ट्रीम है उनकी तो विशेषता के बारे में हम लोग देख लिया था। दो तरह की जेट स्ट्रीम थी, पछुआ जेट स्ट्रीम थी और एक ओकेजनली या टेम्पोरल जो होती थी, या मुश्किल से ये जब दक्षिण पश्चिम मानसून का समय होता है जून जुलाई अगस्त सितंबर तभी तक सक्रिय रहती है। तो इसको पूर्वी उष्ण जेट धारा भी बोलते हैं, जो कोलकाता मंगलुरु अक्ष के सहारे आकर अरब सागर में ऑर्बिट होती है। तो इस जेट धारा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर इसके बाद एल लीनो है, ला लीना है। फिर इसके बाद हम लोग दक्षिण दोलन पढ़ा था जिसको वाकर चक्र बोलते हैं। फिर सोमाली जलधारा की क्या भूमिका है, ठीक है। इन सारी घटनाओं के बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से डिस्कस किया हुआ है। तो इन सारी घटनाओं के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। तो उससे संबंधित एक संकल्पना है मानसून का आगमन, ठीक है। अराइवल ऑफ मानसून बोलते हैं इसको, मानसून का आगमन। तो दरअसल हम लोग देखेंगे कि जो भारत है इसमें मानसून कब आता है। तो देखिए, ये जो भारत का मैप देखेंगे तो इसमें मानसून क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सबसे पहले मानसून जो है वो दक्षिण भारत में प्रवेश करता है, फिर धीरे 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 क्रमशः उत्तर भारत में प्रवेश करता है। तो इसी को हम लोग मानसून का आगमन पढ़ते हैं, मानसून का आगमन, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले जो मानसून है वो केरल में प्रवेश करता है, मुख्य भूमि में। हमेशा याद रखिएगा कि भारत की मुख्य भूमि में सबसे पहले मानसून केरल में प्रवेश करता है और ये कब आता है, 1 जून को, ठीक है। लेकिन इसके पहले ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि अगर द्वीपीय क्षेत्र में देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 25 मई को ही मानसून क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। कौन सा मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। और यहां से धीरे धीरे देश के आंतरिक भागों में ये फिर मानसून प्रवेश करने लगता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले देखिए कि जो केरल का ये मालाबार तट है, यहाँ पे 1 जून को मानसून आ रहा है। और देखिए, ये जो रेखा दी गई है ये यही रेखा बता रही है कि मानसून कैसे कैसे कहाँ पे पहुंचता है। तो 1 जून को यहाँ आ रहा है। उसके पहले देखेंगे कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये 20 से 25 मई, ये 20 मई वाली रेखा है और ये 25 मई की रेखा है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अमूमन 20 से 25 मई के आसपास जो निश्चित समय है वो 25 मई के आसपास मानसून का प्रवेश होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में ये पूछता है कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ प्रवेश करता है, इसमें मुख्य भूमि और द्वीप नहीं दिया हुआ है और उसमें अगर ऑप्शन में 25 मई भी है या 20 मई है तो हमें इसको टिक करना होगा कि 25 मई या 20 मई को भारत में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है। और कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख देता है कि मुख्य भूमि पर, तो वहां पे क्या हो जाएगा, 1 जून हो जाएगा, तो मुख्य भूमि पर, ठीक है। फिर देखिए आपका 5 जून को धीरे धीरे मानसून यहाँ पे आगे बढ़ता है। ये क्या है, कर्नाटक का क्षेत्र हो गया, फिर आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो गया, तेलंगाना के भी कुछ क्षेत्र हो गए। फिर 10 जून को मानसून इधर से इधर ये जो मानसून की रेखाएं हैं, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे जो मानसून की पहुंचने की विधि है या जो ड्यू ड्यू डेट है, देखिए इधर की तरफ ये जो है, ठीक है। तो भारत में मुख्य भूमि पर मानसून सबसे पहले पहुंचता है केरल में, और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत का जो ये क्षेत्र है, त्रिपुरा मिजोरम का क्षेत्र है, यहाँ भी 1 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचता है, ठीक है। अभी इतना ही समझिए, फिर हम देखेंगे केरल की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर देखिए 15 जून को जो मानसून पहुंचने की जो स्थिति है वो इस तरह से है कि ये 15 जून को ये गुजरात के कच्छ के आसपास के क्षेत्रों में पहुंचता है। फिर इधर से भोपाल होते हुए, लखनऊ होते हुए उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र है जो है। फिर 1 जुलाई को मानसून है, ये अरावली के पश्चिम वाला जो राजस्थान है और ये पंजाब का क्षेत्र है, यहाँ पे 1 जुलाई के आसपास मानसून पहुंचता है। और 15 जुलाई को भारत में मानसून ये जैसलमेर के जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर पहुंचता है मानसून। तो और दिल्ली के आसपास जो मानसून का पहुंचने के टाइम है वो ये 25 से 27 जून माना जाता है, ठीक है। तो ये भारत में मानसून धीरे धीरे क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली एक चीज है कि मानसून सबसे पहले मुख्य भूमि पर कहाँ आता है,
केरल, अगर केरल नहीं है तो फिर पूर्वोत्तर भारत में मिजोरम और त्रिपुरा का क्षेत्र है, यहाँ पे मानसून सबसे पहले दस्तक देता है या यहाँ पे इसका आगमन होता है। सबसे लेट मानसून कहाँ पहुंचता है, तो वो जैसलमेर का जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे लेट मानसून पहुंचता है, लगभग 15 जुलाई के आसपास पहुंचता है। और अगर देखा जाए तो पंजाब में ये 1 जुलाई के आसपास मानसून पहुंचता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 जून से लेकर यहाँ पे 15 जुलाई, यानी कि पूरे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय या पहुंचने में लगभग 1.5 महीने का समय लगता है। अर्थात 1.5 महीने में जाकर मानसून पूरी तरह से भारत में पहुंच पाता है। तो सोचिए मानसून का आगमन कितना एक तरह से मतलब कहा जाए कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि यहाँ पे 1 जून को, या इसको मुख्य भूमि द्वीपों से देख लिया जाए तो 20 या 25 मई को शुरू होता है और पहुंचता है यहाँ पे 15 जुलाई, यानी कि लगभग लगभग 1 महीना 20 दिन के आसपास पूरी तरह से मानसून भारत में पहुंचने पे लगता है। तो ये धीरे धीरे मानसून का क्रमशः आगमन होता है। लेकिन इस तरह से देखेंगे ना कि अब मानसून के साथ एक जुड़ा हुआ और संकल्पना है, यहाँ पर देखेंगे एक है मानसून प्रस्फोट, जिसको मानसून ब्रस्ट भी बोलते हैं। मानसून प्रस्फोट क्या होता है, तो देखिए क्या है ना कि जून माह में अभी हम लोगों ने देखा कि मुख्य भूमि पर मानसून प्रवेश करता है केरल में या त्रिपुरा मिजोरम में। तो जो मानसून प्रवेश करता है ना, तो इससे क्या होता है कि मानसून से वर्षा मूसलाधार होती है। मानसून से वर्षा क्या होती है, मूसलाधार वर्षा होती है, और साथ ही साथ गरज चमक के साथ होती है, झोंके वाली होती है, गरज चमक के साथ वर्षा होती है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि मानसून प्रस्फोट। ऐसा लगता है कि मानसून आके विस्फोट कर दिया हो, तो इसको कहते हैं मानसून प्रस्फोट। यानी कि मानसून की वर्षा ऐसे होती है कि गरज चमक के साथ वर्षा हो, मतलब तड़ी झंझा भी होती है, हवादार झोंकेदार हवाएं भी चलती हैं। तो इस तरह से मानसून की वर्षा होती है, यहाँ पे मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। और एक कॉन्सेप्ट भी दिया जाता है कि जो भारत में मानसून से वर्षा होती नहीं है बल्कि बादल पानी को उड़ेलते हैं। तो इसका मतलब है कि आप याद कीजिए इस चीज को कि जब वर्षा होती है हम लोग के यहाँ जून जुलाई अगस्त के महीने में, जब दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय रहता है, तो उस समय वर्षा क्या होती है, बहुत तेजी के साथ होती है, मूसलाधार होती है, गरज चमक के साथ होती है। और उसमें कपासी वर्षी मेघों का निर्माण होता है कि जो काले होते हैं या लगभग लगभग घने होते हैं बिल्कुल, और उनसे वर्षा होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि बादल का फटना बोला जाता है, इसको बोलते हैं क्लाउड ब्रस्ट। ये क्या था, ये मानसून का फटना हो गया या मानसून ब्रस्ट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, बादल का फटना। अब बार बार देखते होंगे कि जो पहाड़ी क्षेत्र जैसे उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी 2013 में, उसके बारे में कहा जाता है। जो हिमाचल प्रदेश में पिछले साल जो बाढ़ आई थी उसमें कहा जाता है, या कई बार ऐसे जो घटनाएं घटी है जिसमें कहा जाता है कि बादल का फटना या यहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट हुआ है। तो ऐसा नहीं कि बादल में विस्फोट हो गया हो या बादल बम की तरह से फट गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है कि अचानक से वर्षा हो जाए, यानी कि जितनी वर्षा की उम्मीद की जा रही है, सामान्यतः औसत वार्षिक वर्षा जिस किसी क्षेत्र पे होनी चाहिए उससे ज्यादा वर्षा कुछ ही समय में हो गई, 1 घंटे 2 घंटे या एक दिन में ही वर्षा इतनी ज्यादा हो गई कि वहां का जो ड्राइनेज सिस्टम है, जो वर्षा जल को प्रवाहित करने का तो माध्यम है या जो ड्रेनेज बना हुआ है, वो ओवरलैप कर जाए और अचानक बाढ़ की स्थिति आ जाए। तो ये बादल का फटना ना, ये जैसे न्यूज पेपर में हम लोग देख लेते हैं कि ये मैदानी भागों में बता देते हैं कि बादल का फटना हो गया। दरअसल बादल का जो फटना की संकल्पना है, ये मैदानी क्षेत्रों में नहीं हो सकता। ये गंगा जो हम लोग देखते हैं कि जो ये उत्तर भारत का मैदानी, जैसे पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, बिहार का है, या ये क्षेत्र में, यहाँ पे बादल का फटने की घटना नहीं होती है। क्योंकि बादल के फटने की घटना जो होती है निश्चित उसके लिए जोग्राफिकल कंडीशन चाहिए। जोग्राफिकल कंडीशन का मतलब है कि बादल का फटना तभी हो सकता है जब किसी जगह, जैसे किसी जगह क्या होता है कि इस तरह से पहाड़ी हो, ठीक है, अब ये पहाड़ी है, फिर इसके पीछे ये पहाड़ी है, और मान लीजिए इसके पीछे भी एक पहाड़ी इस तरह से, ठीक है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। अब इधर से क्या हो रहा है कि इधर से हवाएं बढ़ रही हैं आगे की तरफ। अब आगे की तरफ बढ़ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जो पर्वतीय भाग है, ये पर्वतीय भाग है, ये क्या करेगा, हवाओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा। और मानसूनी हवाएं हैं, ये आर्द्रता से परिपूर्ण होती है, इनके साथ आर्द्रता की अच्छी खासी मात्रा होती है, तो ये आगे बढ़ती हैं। और इधर से क्या है, पीछे से भी मानसूनी हवाएं आ रही हैं, तो इन हवाओं के पास कोई विकल्प नहीं होता है कि ये पीछे वापस हो जाएंगे पर्वतों से टकराकर। इनके पास सिर्फ एक ही विकल्प होता है कि इस पर्वत के सहारे क्या करेंगे, ये ऊपर उठें। तो ये पर्वत के सहारे तेजी से ऊपर उठती हैं, तेजी से ऊपर उठती हैं, तो इनका तापमान तेजी से कम होता है। हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे वायु पृथ्वी के धरातल से या औसत सागरीय तल से ऊपर उठता है, प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर इसका तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस जब हवाएं बहुत तेजी के साथ ऊपर उठती हैं, तो एक टेम्परेचर लैप्स या तापमान घटने की दर ये बहुत तेजी के साथ होने लगता है।
तो हवा क्या करती है, बहुत तेजी के साथ ऊपर उठती हैं और इनका जो सामान्य तापमान है वायु का वो तेजी से कम होने लगता है। जब तेजी से कम होने लगेगा वायु का तापमान, तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। वायु में सापेक्षिक आर्द्रता क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। जब सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ते बढ़ते 100% के आसपास हो जाती है, अर्थात वायु में जितना आर्द्रता धारण करने की क्षमता है उतनी आर्द्रता उसमें पहुंच जाती है, ये उपस्थित हो जाती है, तो वायु क्या होती है, संतृप्त हो जाती है। और संतृप्त वायु क्या करती है, संतृप्त वायु क्या होती है, अब इसका संघनन होता है और किसी भी आर्द्रता ग्राही नाभिक के चारों ओर ये वाटर वेपर क्या होने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं या संकेंद्रित होने लगते हैं और वर्षा की बूंदें बनने लगती हैं। तो यहाँ पे बादल का निर्माण होता है और यहाँ पे मूसलाधार वर्षा होती है। तो ये जो बादल के फटने की घटना है या क्लाउड बर्स्ट की घटना है, ये सामान्यतः पर्वतीय भागों में होती है। और इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग देखते हैं कि जो मेघालय में एक जगह है चेरापूंजी, चेरापूंजी से 15 किलोमीटर दूर पे एक जगह पड़ती है मासिनराम, जहां माना जाता है कि नापा भी गया है, इसको मापा भी गया है कि दुनिया में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय के मासिनराम में होती है। उसका कारण यही है कि मेघालय में वही मासिनराम के बगल के पास क्यों इतनी ज्यादा वर्षा होती है, लगभग 11 औसत वार्षिक वर्षा 11 मीटर से के आसपास होती है। तो उसमें क्या है कि ये गारो पहाड़ी है, ये खासी पहाड़ी है और ये जयंती पहाड़ी है। तो ये क्या हो जाता है, तीनों मिलकर ऐसी कीपाकार आकृति बना लेती है। अब इधर से क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी से, देखिए यहाँ पे क्या है, ये गारो खासी मेघालय, यहाँ पे ये कीपाकार बन जाती है इस तरह से। और इधर से बंगाल की खाड़ी से क्या होता है, ये मानसूनी हवाएं यहाँ पे पहुंचती हैं। तो मानसूनी हवाओं के पास कोई विकल्प नहीं होता है कि ये पीछे लौट जाए, क्योंकि पीछे से क्या होती है, लगातार हवाएं पहुंच रही हैं। तो ये क्या करती हैं कि इस कीपाकार आकृति में फंस के, इस कीपाकार आकृति में क्या हो जाती है, ये हवाएं फंस जाती हैं और ये तेजी के साथ ऊपर उठती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, औसत वार्षिक वर्षा बहुत ज्यादा होती है। चेरापूंजी और उसके बगल में मौसी नाम है। तो क्या होता है कि जब सामान्य से अधिक वर्षा होती है तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, बादल का फटना। और इसमें क्या होता है कि जब हवा तेजी से ऊपर उठती है तो इससे कपासी वर्षी मेघ का निर्माण होता है, जो क्या होते हैं, ये कपासी वर्षी मेघ लंबवत विस्तृत होते हैं इस तरह से, ठीक है, ये लंबवत विस्तृत होते हैं, ठीक है, निहाई जैसे जो हम लोग देखते हैं उसी शेप में होते हैं, ये तो लंबवत विकसित होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि गरज चमक के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। तो हम लोगों ने देख लिया कि मानसून प्रस्फोट क्या होता है और बादल का फटना कॉन्सेप्ट क्या होता है। साथ में हम लोग देखिए कि मानसून का आगमन किस तरह से होता है। अब ठीक इसके बाद देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून आ गया, पूरे भारत में कब पहुंच जाता है, 15 जुलाई तक की पूरे भारत में पहुंच जाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि अब दक्षिण पश्चिम मानसून वापस होने लगता है, रिट्रीट होने लगता है या इसका प्रत्यावर्तन होता है, मतलब ये वापस जाने लगता है। अब वापस क्यों जाएगा, तो देखिए हम लोगों ने मानसून जब पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जब सूर्य का उत्तरायण होता है, यानी कि सूर्य धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, तो उस समय क्या होता है कि आईटीसी जेट कहाँ होता है, ये आईटीसी जेट धीरे धीरे प्रायद्वीपीय भारत से शिफ्ट होते होते भारत के जो बृहद मैदानी भाग है इसमें शिफ्ट हो जाता है आईटीसी जेट। और ये आईटीसी जेट क्या है, जहां पर दोनों व्यापारिक हवाएं, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं और उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं आके अभिसरित होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक तो पहले कंडीशन, ये उस पर शिफ्ट हो जाती है। दूसरा, उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम क्या होती है कि धीरे धीरे हिमालय के उत्तर में शिफ्ट हो जाती है जब दक्षिण पश्चिम मानसून बनना होता है या उत्पन्न होता है। फिर क्या होता है कि तिब्बत का पठार अत्यधिक गर्म होकर एक हीट इंजन के रूप में कार्य करने लगता है और उसके ऊपर क्या होता है कि एक प्रति चक्रवाती दशा बन जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एक पूर्वी उपोष्ण जेट धारा उत्पन्न होती है जो कोलकाता मंगलुरु अक्ष के सहारे अरब सागर में अवतलित होती है। तो ये कंडीशन थी। फिर क्या होता है, पश्चिमोत्तर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर एक निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। तो ये जब सारी परिस्थितियां होती हैं तो दक्षिण पश्चिम मानसून उत्पन्न होता है। अब सूर्य का जब उत्तरायण से दक्षिणायन होने लगता है, यानी कि सूर्य धीरे धीरे दक्षिणी गोलार्ध में जाना शुरू कर देता है, तो इसके बाद क्या होता है कि 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर पहुंच जाता है और 23 सितंबर के बाद यानी 24-25 सितंबर को ये धीरे धीरे दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करने लगता है। और 22 दिसंबर को क्या होता है कि ये सीधे मकर रेखा पे पहुंच जाता है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में ये अधिकतम दूरी तक चला जाता है। तो अब सीधे धीरे धीरे क्या होता है कि सूर्य जब दक्षिणायन करने लगता है तो ये जो सारी परिस्थितियां
उत्तर पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए आवश्यक थी, वो कमजोर होने लगती हैं। उसमें पहला क्या होता है कि अब सूर्य के दक्षिणायन के साथ साथ आईटीसी जेड जो है, अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अब धीरे धीरे कहाँ विस्थापित हो जाता है, ये विषुवत रेखा की तरफ चले जाने लगता है। विषुवत रेखा का मतलब है पहले यहाँ पे आ जाता है, अब धीरे धीरे कहाँ जाने लगता है, ये सूर्य के दक्षिणायन के साथ साथ यहाँ आ जाता है। तो ये आईटीसी जेड क्या हो जाता है कि ये विषुवत रेखा की तरफ जाने लगता है। फिर क्या होता है, उपोष्ण पश्चिमा जेट स्ट्रीम हिमालय के दक्षिण में विस्थापित होकर द्विशाखित हो जाती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होता है और यहाँ पे क्या होता है कि तिब्बत के पठार पे प्रति चक्रवाती दशाएं विकसित होती हैं, तो जो उपोष्ण पश्चिमा जेट धारा है ये क्या हो जाती है, ये पूरी तरह से हिमालय के उत्तर में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन अब क्या होता है कि धीरे धीरे सूर्य दक्षिणायन करता है, तो यहाँ की प्रति चक्रवाती दशा तिब्बत की क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। उसका कारण है कि अब यहाँ पे उतना तापमान मिल नहीं रहा है, तो तिब्बत का पठार जो हीट इंजन के रूप में कार्य कर रहा था, वो धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। तो ये जो उपोष्ण पश्चिम जेट धारा है, ये द्विशाखित हो जाती है। एक शाखा तो इसकी हिमालय के उत्तर में रहती है, लेकिन एक शाखा कहाँ जाती है, ये हिमालय के दक्षिण में आ जाती है। इस तरह से एक तो कंडीशन ये हो गई, ठीक है। फिर क्या होता है, तिब्बत के पठार पर विकसित प्रति चक्रवाती दशा कमजोर हो जाती है या विलोपन हो जाता है इसका, या समाप्त हो जाती है, हम लोग देखिए। अब देखिए एक चीज और हम लोग देखे थे कि जब तिब्बत के पठार पे यहाँ पे प्रति चक्रवाती दशा विकसित हो रही थी, तो यहाँ पे एक सामयिक या टेम्पोरल जेट स्ट्रीम उत्पन्न हुई थी, जिसको हम लोगों ने कहा था, ये इस तरह से जेट स्ट्रीम थी, जिसको कहा था हम लोगों ने पूर्वी जेट स्ट्रीम या उपोष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम, जो कोलकाता मंगलुरु अक्ष के सहारे प्रवाहित होकर यहाँ अरब सागर में अवतलित हो रही थी। ये भी क्या हो जाती है, ये समाप्त हो जाती है या ये पूरी तरह से विलोपित हो जाती है। तो ये भी कहानी इसकी खत्म हो गई। अब जो पश्चिम उत्तर भारत में जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान और ये पंजाब हरियाणा राजस्थान का जो भारतीय क्षेत्र है, यहाँ पे जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो रहा था, ये भी कमजोर हो जाता है। तो अब धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम मानसून जो हम लोग ने अराइवल देखा, अब वो रिट्रीट करने लगता है, तो वापस जाने लगता है। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे दक्षिण भारत से प्रवेश करता है, उत्तर भारत में आता है, तो इसी तरह से भारत से भी क्या करता है कि धीरे धीरे उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर ये वापस जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले ये कहां से वापस जाएगा, ये इधर पंजाब से और इधर के साइड से वापस जाना शुरू करेगा। तो देखिए 1 सितंबर को ये राजस्थान के क्षेत्र से वापस चला जाएगा, सबसे बाद में जहां पहुंचेगा वहां सबसे पहले वापस होना शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा था कि सबसे बाद में कहां पहुंचा था, जैसलमेर के क्षेत्र में पहुंचा था, तो यही सबसे पहले वापस भी हो जाएगा। यहाँ पहुंचा था 15 जुलाई के आसपास, और यहाँ से वापस कब हो रहा है, 1 सितंबर को वापस हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इसका कितने दिन का ड्यूरेशन रहा है, लगभग लगभग ये मान के चलिए कि यहाँ मुश्किल से 1.5-2 महीने के आसपास यहाँ पे सक्रिय रहता है। फिर पंजाब से 10 सितंबर के आसपास वापस होने लगता है, 10 से 15 सितंबर के आसपास ये कक्षकरण क्षेत्र यहाँ से भी हो जाता है, ठीक है। फिर देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश का जो ये अवध वाला क्षेत्र है, और ये जो भोपाल का क्षेत्र मध्य प्रदेश का है, महाराष्ट्र का पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ 1 अक्टूबर के आसपास वापस हो जाता है। जो ये पटना वाला क्षेत्र है, ये इधर का क्षेत्र है, यहाँ से धीरे धीरे ये मान के चलिए कि 15 अक्टूबर तक यहाँ से वापस हो जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे क्रमशः वापस होते होते 1 दिसंबर के आसपास ये केरल से भी वापस हो जाता है। तो आप देखिए कि केरल में प्रवेश कब किया था, जून महीने में 1 जून को, और वापस कब जा रहा है, तो 1 दिसंबर को। तो लगभग लगभग 7 महीने के आसपास ये केरल में सक्रिय होता है। 6 से 7 महीना जो इसका ड्यूरेशन यहाँ पे सक्रिय होता है। तो देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवेश करता है, और क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर ये क्या करता है, वापस जाता है या रिट्रीट होता है। तो इस हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जहां सबसे पहले पहुंचता है वहां सबसे बाद में वापस जाता है, और जहां सबसे बाद में पहुंचता है वहां से सबसे पहले वापस निकलना शुरू हो जाता है। तो एक तो इसकी विशेषता ये हो गई कि रिट्रीट कैसे करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिट्रीट कैसे करता है दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक और देखेंगे कि शीतकालीन मानसून क्या है, ठीक है। शीतकालीन मानसून क्या है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ग्रीष्मकालीन मानसून क्या है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि शीतकालीन मानसून क्या है। तो देखिए जो कंडीशन ग्रीष्मकालीन मानसून के लिए थी, जैसे सूर्य का उत्तरायण हुआ था, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आ गया था, तो आईटीसी जेट धीरे धीरे बृहद मैदानी क्षेत्रों पे शिफ्ट हो गई थी।
तिब्बत के पठार पे प्रति चक्रवाती दशाएं थी, पूर्वी जेट स्ट्रीम उत्पन्न हो गई थी और पश्चिमा जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर में शिफ्ट हो गई थी। अब वो कंडीशन क्षीण हो जाएगी। तो अब क्या होगा, दिसंबर माह में ये शीतकालीन मानसून सक्रिय होता है जब सूर्य पूरी तरह से कहां चला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो जाता है। सूर्य कहां चला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच जाता है। तो अब क्या होगा, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से पहुंचता है तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो क्षेत्र था, यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो गया था। यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो गया था। अब धीरे धीरे क्या होगा कि जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला गया तो ये कंडीशन अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो साइबेरिया और मंगोलिया का क्षेत्र है, ये जो बैकाल झील वाला क्षेत्र है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो उच्च वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाएगा। इन क्षेत्र पे क्या हो जाए, उच्च वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाएगा। और ग्रीष्मकालीन मानसून के समय यहाँ पर जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हुआ था, अब ये क्या हो जाएगा, ये भी उच्च वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाएगा। और ग्रीष्म काल में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर उच्च वायुदाब था, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। अब धीरे धीरे शीतकाल में क्या होगा कि यहाँ पे तो उच्च वायुदाब हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाएगा। इसी तरह से ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध की जो व्यापारिक हवाएं हैं वो अब कहां से चलने लगेंगी, वो इस तरह से प्रवाहित होने लगेंगी, ये स्थलीय भाग से होकर इस तरह से प्रवाहित होने लगेंगी। तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह से हवाएं स्थलीय भाग से प्रवाहित होंगी, इनकी दिशा क्या होगी, ये उत्तर पूर्व से चलकर दक्षिण पश्चिम में जाएंगी। यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून के ठीक उल्टा इनका जो दिशा होती है प्रवाहित होने की। तो ये स्थलीय भाग से जब ये आएंगी तो इनके साथ आर्द्रता की मात्रा क्या होगी, कम होगी। इनके साथ आर्द्रता की मात्रा भी कम होगी और स्थलीय भाग का तापमान भी समानता क्या होगा, कम होगा। तो स्थलीय भागों पे क्या रहेगा, उच्च वायुदाब रहेगा। तो उच्च वायुदाब के साथ वर्षा की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन यही हवाएं जब बंगाल की खाड़ी से होकर आएंगी तो ये अपने साथ आर्द्रता ग्रहण कर लेंगी और यहाँ पे क्या करती हैं, तमिलनाडु का जो तटीय एरिया है यहाँ पे शीतकालीन वर्षा होती है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जब भारत की जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। तो इसको कहते हैं शीतकालीन मानसून। तो इसको हम लोगों ने ध्यान में देख लिया कि शीतकालीन मानसून क्या होता है, कि ये दिसंबर में सक्रिय होता है, दिसंबर जनवरी फरवरी तक ये मुश्किल से रहता है, इसका ड्यूरेशन शीतकालीन मानसून का बहुत कम होता है। तो ये शीतकालीन मानसून है, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया कि ग्रीष्मकालीन मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए जो परिस्थितियां होनी चाहिए वो धीरे धीरे क्षीण हो जाती हैं। तो अब शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति के लिए एक आदर्श आदर्श स्थिति बनने लगती है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा। दरअसल एक चीज हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि स्टूडेंट जो होते हैं वो किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं और एक तरह से होता है कि ना कि भ्रम में पड़ जाते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट समझे कौन सा कॉन्सेप्ट ना समझे, कहाँ से पढ़े कहाँ से ना पढ़े। तो उसका एक रीजन, एक सामान्य सा कारण मैंने देखा है कि स्टूडेंट एक ही टॉपिक को कई जगह से पढ़ने लगते हैं। जैसे एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है, पढ़िए आप एनसीईआरटी से, एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाइए। आप कहीं से ही पढ़ते हैं, किसी बुक से पढ़ते हैं, किसी टीचर से पढ़ते हैं या किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं या कहीं से पढ़ते हैं, किसी नोट से पढ़ते हैं, एक बार धैर्य रखकर कॉन्सेप्ट समझ जाइए। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तब बाकी कहीं से आप पढ़िए, किसी तरह से पढ़िए या गहराई में चले जाइए, उसकी पूरी पढ़ते पढ़ते पानी निकाल दीजिए उस सिद्धांत का, ठीक है, गहराई में जाके। लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए फिर कहीं जाइए इधर उधर, ठीक है। तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर मुझे देखते हैं या किसी को भी पढ़ते हैं, आप किसी को देख के पढ़ते हैं या किसी से भी सीखते हैं तो एक बार पढ़ लीजिए। आप पीडीएफ पढ़ते हैं या नोटबुक में पढ़ते हैं तो उससे भी पढ़ लीजिए, एक बार समझ लीजिए फिर देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद कुछ शब्दावलियां और, एक होता है मानसून अंतराल। मानसून गैप क्या होता है, मानसून अंतराल क्या होता है। तो देखिए, जो मानसून से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा होती है, हम लोग देखा कि सामान्यतः ये 4 महीने से 5 महीने तक सक्रिय रहता है। ये दक्षिण भारत में इसकी अवधि 6 महीने तक होती है, उत्तर भारत में इसकी अवधि 3 महीने तक होती है, 4 महीने तक होती है। तो सामान्यतः कितना होता है, 4 से 5 महीना। इसको अगर दिन में देखा जाए तो ये वर्षा कितने दिन होगी, 120 से 150 दिन के आसपास वर्षा होगी दक्षिण पश्चिम मानसून से। लेकिन आप देखते होंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा जो है ना, ये 120 दिन से 150 दिन तक लगातार नहीं होती है। ये क्या होती है, जैसे एक दिन दो दिन वर्षा होगी, एक दिन दो दिन वर्षा होगी तो एक लंबा गैप हो जाएगा, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 21 दिन तक का गैप हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, मानसून अंतराल बोलते हैं।
और 120 से 150 दिन में जो मानसूनी वर्षा होती है ये लगातार नहीं होती है, बल्कि बामुश्किल से 40 से 50 दिन ही ऐसे होते हैं जिनमें वर्षा होती है। अर्थात 2/3 से अधिक दिन सूखे के रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं मानसून अंतराल या मानसून गैप, कि मानसून से वर्षा लगातार नहीं होती है बल्कि रुक रुक कर होती है। ठीक है। और एक यहाँ पर देखा जाता है कि वर्षा ऋतु में सूखा बहुत एक मतलब इसको क्या कहा जाए, ये पैराडॉक्स है या विरोधाभास है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय सूखा। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो मानसून अंतराल है उसी का ये कॉन्सिक्वेंस होता है या उसी का ये परिणाम होता है। कैसे कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून का काल होता है तो उस समय ज्यादातर जो भारत में फसलें होती हैं, खरीफ की फसलें होती हैं, जो क्या होती हैं, जल प्रिय पौधे होते हैं, वो इक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं, जैसे धान हो गया, जूट हो गया। तो इस तरह की जो फसलें हैं इनको जल की मात्रा अधिक चाहिए। तो ये फसलें ऐसी हैं कि अगर जरा भी जलाभाव की स्थिति का सामना करना पड़ा या इनको पानी का अभाव हुआ तो तुरंत सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो क्या होता है कि ये मानसून अंतराल में वर्षा रुक रुक कर होती है, कुछ दिन होगी इसके बाद नहीं होगी वर्षा। तो उसी के कारण क्या हो जाता है, ये सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आप देखेंगे ना कि मानसून के समय एक तरफ देखेंगे, देखिए कि मानसून के समय ही देखेंगे कि यहाँ ये जो क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय देखेंगे कि भारत का बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो बाढ़ से प्रभावित रहता है। जैसे आप देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होगा तो ये देखेंगे पूरा बिहार, उत्तरी बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ये पूर्वोत्तर उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो भाग है, कोस्टल एरियाज जो है ये सब, ठीक है, उड़ीसा का है, आंध्र प्रदेश का, ये सब एरिया जो है ये देखेंगे कि ये बाढ़ से प्रभावित रहेंगे। तो वहीं देखेंगे कि कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जैसे राजा पंजाब का क्षेत्र हो गया, हरियाणा का क्षेत्र हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो गया, मध्य प्रदेश का बहुत सा एरिया हो गया, राजस्थान का क्षेत्र हो गया। और इवन देखेंगे कि ये जो आंतरिक प्रायद्वीपीय भारत है जिसमें तेलंगाना है, कर्नाटक आंतरिक भाग है, या महाराष्ट्र का विदर्भ वाला क्षेत्र, ये देखेंगे कि सूखे से प्रभावित रहते हैं। तो एक विरोधाभास हो गया कि नहीं हो गया कि जहां मानसून के समय पूरे भारत में वर्षा होनी चाहिए वहां क्या होता है कि इन क्षेत्रों में तो बाढ़ की स्थिति होती है, लेकिन इन क्षेत्रों में क्या होता है, सूखे की स्थिति होती है। तो इसी को क्या कहते हैं कि वर्षा ऋतु में सूखा। तो उसका मूल कारण है मानसून का अंतराल या मानसून की वेरिएबिलिटी, परिवर्तितता बोलते हैं। परिवर्तनीयता का मतलब होता है, वेरिएबिलिटी का मतलब होता है कि जहां पर वर्षा की संभावना सबसे अधिक हो वहां पर वेरिएबिलिटी कम होती है, लेकिन जहां वर्षा औसत वार्षिक वर्षा कम होती है वहां वेरिएबिलिटी की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी कि वहां पे वर्षा की परिवर्तनीयता भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये चीज हम दिमाग में हम लोग को देखेंगे। तो ये क्या हो गया, शीतकालीन मानसून के बाद हम लोगों ने देखा था कि ये वर्षा ऋतु में सूखा का क्या पैराडॉक्स है या क्या विरोधाभास है। ठीक है। चलिए अब मानसून की शाखाएं देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून है ये प्रायद्वीपीय भारत की विशेष आकृति के कारण। अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत क्या है, ये त्रिभुजाकार, इस तरह से प्रायद्वीपीय भारत क्या है, एक त्रिभुजाकार है। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं हैं वो कोरियालिस बल के कारण इधर से ऐसे प्रवाहित होती हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की विशेष स्थिति के कारण ये क्या होती है, दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत के कारण क्या होती है, दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा अरब सागर से उत्पन्न होकर इधर की तरफ बढ़ने लगती है। तो कुछ भाग इसका पश्चिमी घाट यहाँ दीवार की भांति इससे टकरा जाता है, पश्चिमी घाट से टकराता है, और कुछ इधर से उत्तर की तरफ प्रवाहित होते हुए आगे निकल जाता है इस तरह से। ठीक है। तो एक तो हो गया अरब सागर की शाखा, और दूसरी होगी बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो इस तरह से बंगाल की खाड़ी से आगे की तरफ प्रवाहित होती है। और ये क्या होता है, ये शाखा इन कोस्टल एरिया में जो पूर्वी घाट है यहाँ से टकराती हैं, और ज्यादातर भाग इनका क्या होता है कि ये आगे बढ़ते हुए यहाँ मेघालय का पठार और हिमालय से जाकर टकराती हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज समझ लेना है, कभी कभी ये देखा जाता है कि क्या ऐसा कारण है कि राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, जबकि राजस्थान में मानसूनी हवाएं तो लगातार आ रही हैं अरब सागर वाली। तो इसमें क्या है ना कि अरावली पर्वत श्रेणी यहाँ से यहाँ तक है, ये मानसूनी हवाओं के समानांतर पड़ जाती है। तो ये क्या होती है, मानसूनी हवाओं को रोकती नहीं है। तो पहला कारण ये है कि राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं होती है, तो ये दक्षिण पश्चिम जो मानसूनी हवाएं हैं उनके रास्ते में ये क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है, ये उन्हीं की सिधाई में स्थित है। तो मानसूनी हवाएं इसके पैरेलल आगे निकल जाती है। दूसरा क्या होता है कि खुद थार के रेगिस्तान का तापमान समांतरिक होता है, और इधर जो बलूचिस्तान और ईरान का थार का रेगिस्तान है, ये सॉरी रेगिस्तानी भाग है, यहाँ से गर्म हवाएं आती हैं तो यहाँ का तापमान और बढ़ा देती हैं। जब यहाँ के तापमान को और बढ़ा देती हैं तो जो वायु का तापमान है वो बढ़ जाता है। तो वायु का तापमान जब बढ़ेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी।
तो सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा जब कम होगी तो वर्षा की संभावना भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, ठीक है। हालांकि अब देखा गया है कि एक माइक्रो लेवल पर राजस्थान का क्लाइमेट बदलने लगा है। क्यों बदलने लगा है? क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि जो इंदिरा गांधी कैनाल है, इस तरह से जो बनाई गई है, सतलज और ब्यास नदी के संगम से निकालकर राजस्थान के पश्चिमी भाग में इंदिरा गांधी कैनाल बनाई गई है, उसके कारण ये जो एरिया है वो कल्टीवेटेड लैंड के रूप में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे अच्छी खासी हरियाली विकसित हो गई है, तो जिस कारण से यहाँ का माइक्रो लेवल पे टेम्परेचर क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया, और क्लाइमेटिक कंडीशन भी यहाँ की बदलने लगी है, ठीक है। तो ये चीज देखेंगे हम लोग उस पर। अब देखिए अब होता क्या है कि जब ये अरब सागर की शाखा इधर से निकल के आगे बढ़ जाती है ये, और जाती है तो इधर शिवालिक के आसपास ये टकराती है। अब देखिए अब क्या होता है कि ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, इसके साथ एक ट्विस्ट हो जाता है। ट्विस्ट ये होता है कि ये यहाँ पहुंचती है जब हिमालय के पास, तो इसके पास दो ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन तो ये होता है कि ये हिमालय के सहारे क्या करे, ऐसे हिमालय से सहारे ऊपर उठे, बादल बने और वर्षा कर दे यही हिमालय क्षेत्रों में। दूसरा क्या होता है कि ये या तो पूरब की तरफ मुड़ जाए या पश्चिम की तरफ मुड़ जाए। तो कुछ भाग क्या होता है पूरब की तरफ मुड़ जाता है, तो इधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम में वर्षा होती है, अच्छी खासी वर्षा होती है। दूसरे ये पूरब की तरफ न जाकर पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है, और इधर क्या होता है हिमालय के सहारे ये पश्चिम की तरफ बढ़ने लगती है। तो जो बिहार और उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है, इसमें धीरे धीरे मानसूनी हवाएं ये इधर बढ़ती हैं, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे जैसे ये पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ती जाती हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखा या दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा, तो ये वर्षा की मात्रा क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो यहाँ दार्जिलिंग के आसपास वर्षा कितनी होती है, लगभग 300 सेंटीमीटर के आसपास होगी। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो आपका नैनीताल है, यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी हो जाएगी, 200 सेंटीमीटर के आसपास हो जाएगी। फिर शिमला के आसपास पहुंचेंगे तो 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे मानसून की वर्षा क्या होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की मानसून घटता जाता है। क्यों? क्योंकि वायु में आर्द्रता की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो पहला दिमाग में रखिए कि जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती है। और दूसरा कांसेप्ट ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे हम हिमालय से दक्षिण की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होती है, औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो नैनीताल है, यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर है। उससे थोड़ा ही दूर पे बरेली है, वहां की औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होगी, 100 से 150 सेंटीमीटर होगी। और वहां से और दक्षिण में बढ़ेंगे, मथुरा के आसपास हो तो औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा क्या होगी, 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होगी। तो एक तो पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी, और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते जाएंगे इधर की तरफ, तो वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होती जाएगी। तो एक दिमाग में ये रखना है। अब देखिए क्या होगा कि भारत में कई जगह, बहुत रेयर जगह हैं, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां पे अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा आके मिलती है। तो पहला तो ये क्षेत्र है जो पंजाब का क्षेत्र है और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का दक्षिणी भाग है जो शिवालिक से लगा हुआ है। यहाँ पर क्या होता है कि ये अरब सागर शाखा और इधर बंगाल की खाड़ी की शाखा आके मिलती है, तो यहाँ पे भी वर्षा होती है। दूसरा क्या होता है कि यहाँ से नर्मदा घाटी से ये अरब सागर शाखा आगे प्रवेश करती है, इधर ताप्ती नदी की घाटी से अरब सागर शाखा प्रवेश करती है, और इधर से क्या होता है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा इधर से आती है। तो ये जो क्षेत्र है जिसमें छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है, और इधर आपका छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र है, यहाँ पर भी क्या होता है कि दोनों शाखाएं मिलती हैं, अरब सागर की शाखा और ये पश्चिम बंगाल की शाखा। तो यहाँ पर भी दोनों शाखाओं के मिलने से क्या होती है, वर्षा होती है। तो और कुछ इस प्रायद्वीपीय भारत के भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे ये शाखाएं मिलती हैं, तो इसको भी दिमाग में हमको रखना है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए एक चीज यहाँ पर और दिमाग में हम लोग रखना है कि अगर देखा जाए कि भारत में कुल औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो 115 से लेकर 128 सेंटीमीटर के आसपास कुल औसत वार्षिक वर्षा होती है। यानी कि भारत में जितनी वर्षा होती है वो 115 सेंटीमीटर से लेकर 128 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यहाँ पे दिमाग में रखना है कि औसत वार्षिक वर्षा कितनी भारत की, औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, ठीक है, 115 से लेके 118 सेंटीमीटर के आसपास है। लेकिन ये जो वर्षा है ये पूरे वर्ष समान रूप से नहीं होती है। अब देखेंगे कि इसका 75% जो भाग है
ये दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। तो जितना औसत वार्षिक वर्षा भारत में होती है उसका 75% किससे प्राप्त होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। 10% वर्षा जो है ये मानसून के पूर्व प्राप्त होती है, मतलब मई में और अप्रैल में प्राप्त होती है। 12% जो वर्षा है ये मानसून के बाद प्राप्त होती है, ठीक है, जैसे अक्टूबर नवंबर के आसपास। और 3% वर्षा है ये शीत ऋतु में प्राप्त होती है, पश्चिमी विक्षोभ से, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये भारत में क्या है, औसत वार्षिक वर्षा का वितरण है, ठीक है। इससे संबंधित बहुत से फैक्ट है, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आगे, ठीक है। चलिए।